कर्नाटक चुनाव में सारी पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज अमित शाह ने कर्नाटक में मेगा रोड शो किया, जहां उन्होंने एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी सरकार आने पर बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेगी। इस बीच कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण हटाने के विरोध में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। अब इस पर 9 मई को सुनवाई होगी। कर्नाटक में बीजेपी ने महाप्रचार शुरू कर दिया है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक साथ प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों में 25 रैलियां करेंगे। प्रचार में 28 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मोर्चा संभालेंगे। उधर आज कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने 40% कमीशन की सरकार वाला तंज बीजेपी पर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कुन्नूर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं उन्होंने रोड शो में भी हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम ने दादर नगर हवेली को 4,850 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। दमन में पीएम ने देवका समुद्र तट और नमो पथ का उद्घाटन किया। वहीं नमो मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। महिला पहलवान यौन शोषण के मामले में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रही है। उधर बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सूडान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, जिसमें नेवी शिप और इंडियन एयरफोर्स के जवान लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। सूडान में करीब 3000 भारतीय फंसे हुए थे। करीब 500 भारतीय पोर्ट सूडान तक पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए हमारे जहाज और एयरक्राफ्ट तैयार है। सूडान में हुई हिंसा में अभी तक 427 लोगों की मौत हो चुकी है और 3700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता फरार है। अब तक शाइस्ता का कहीं कुछ नहीं पता चला है। शाइस्ता को लेकर 2 थ्योरी है। पहली है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही कहीं छिपी हो सकती है और दूसरी थ्योरी के मुताबिक शाइस्ता लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि शाइस्ता परवीन अतीक की सारी जायदाद अपने नाम कराने की कोशिश में है, जिसके लिए वो कुछ सीए के संपर्क में है। अतीक अहमद के चकिया वाले दफ्तर का रहस्य गहराता जा रहा है। कल अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे और खून से सना चाकू मिला था। आज मालूम चला है कि अतीक के दफ्तर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अतीक के दफ्तर में किसी का कत्ल हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अतीक अहमद की कहानियां तो आप पिछले कई हफ्तों से लगातार सुन ही रहे हैं और आप अतीक अहमद की कहानियां देख भी रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बिहार के एक बाहुबली की कहानी सुनाएंगे और इस बाहुबली का नाम है आनंद मोहन सिंह। कहानी वैसी ही है अतीक अहमद जैसी, उतनी ही दिलचस्प है और मैं आपको अभी से बता सकता हूं कि जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अपराध की एक और जबरदस्त वेब सीरीज आप देख रहे हैं। फर्क इतना है कि अतीक अहमद की जो कहानी थी उसकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में थी और आज की कहानी जो है वो उसकी पृष्ठभूमि में बिहार है। तो आज हम आपको बिहार लेकर चलेंगे। वैसे भी बिहार से आपने अपराध की कहानियां तो बहुत देखी होंगी वेब सीरीज में और बहुत फिल्मों में भी आपने देखा होगा। बिहार में कैसे अपराधी घूमते हैं, कैसे गैंग्स ऑपरेट करते हैं, अपराधियों की और नेताओं की कैसे दोस्ती होती है, ये सब आप फिल्मों में बहुत देख चुके हैं। लेकिन आज आपको असली कहानी बताएंगे। अतीक अहमद की तरह आनंद मोहन सिंह को भी बिहार में पूरा राजनीतिक शरण मिली हुई है। नेताओं से चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी पक्की दोस्ती है और जिसकी वजह से आनंद मोहन सिंह खुद 2 बार सांसद रहा और अब उसका बेटा सत्तारूढ़ पार्टी आरजेडी का विधायक है। आनंद मोहन सिंह एक आईएएस अफसर की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुन लीजिए, किसी छोटे मोटे व्यक्ति की हत्या नहीं की उसने, एक आईएएस अफसर की हत्या की। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में एक बदलाव करके आनंद मोहन सिंह की सजा कम करवा दी और अब उसे 4 साल पहले ही रिहा किया जा रहा है जेल से। आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इसी नैतिक भ्रष्टाचार का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर सरकारी अफसर की हत्या करने के बाद भी अपराधियों को ऐसे ही उनकी सजा में
डिस्काउंट मिलता रहेगा तो बिहार जैसे राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी फिर ईमानदारी से अपना काम कभी नहीं कर पाएगा। आज ये भी समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार जो अपनी साफ सुथरी छवि सबके सामने पेश करते हैं, जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हूं, जो कहते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है, जो अपराध से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं, अपराधियों से दूर रखते हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार की? ऐसा कौन सा दबाव था नीतीश कुमार पर कि उन्हें पूरा की पूरा कानून बदलना पड़ गया ताकि वो आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकाल सके? लेकिन सबसे पहले हम आपको आनंद मोहन सिंह की पूरी कहानी बताते हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 में बिहार के सहरसा जिले से होती है। तो अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे 1985 का दौर। यह वो दौर था जब अतीक अहमद की तरह बिहार के कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन का बहुत जबरदस्त खौफ था और वो न जाने कितने लोगों पर खुलेआम अत्याचार कर रहा था। और इस दौरान उसका एक गैंग बन चुका था जिसमें कई बड़े बड़े और कुख्यात अपराधियों को शामिल किया गया था। और इन्हीं में से एक अपराधी का नाम था छोटन शुक्ला। सब कुछ आपको बड़ा फिल्मी लग रहा होगा, नाम भी फिल्मी लग रहे होंगे। इस तरह के नाम आपने अक्सर फिल्मों में और वेब सीरीज में सुने होंगे। आनंद मोहन जिस तरह से अपराध की सीढ़ियां लगातार चढ़ रहा था और लोगों में जिस तरह से उसका खौफ था, उससे उसे राजनीतिक संरक्षण मिलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उस दौर में राजनीतिक संरक्षण के लिए एक ही योग्यता मायने रखती थी और यह योग्यता थी बड़े से बड़ा अपराधी होना। और इस मामले में आनंद मोहन कई अपराधियों से कहीं ज्यादा काबिल और कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली था। यह वो जमाना था जब बिहार में चुनाव में बूथ लूट लिए जाते थे। हैरानी की बात यह है कि आनंद मोहन को बिहार की राजनीति में पहला चांस उस जनता पार्टी ने दिया जिसका गठन भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हुआ था। लेकिन वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने आनंद मोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और आनंद मोहन इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराकर एक अपराधी से बाहुबली नेता बन गया, यानी लॉ मेकर बन गया। आपने देखा होगा अतीक अहमद को भी लोग फॉर्मर लॉ मेकर कह रहे थे। यह ठप्पा किसी भी अपराधी के लिए प्रोटेक्शन के लिए बड़ा जरूरी होता है। इसलिए हर अपराधी का सपना होता है कि पहले वो बड़ा डॉन बने और फिर वो नेता बने और फिर विधायक या सांसद बने। उसका यही रोड मैप होता है। आनंद मोहन सिंह का भी यही रोड मैप था। पहले वो बाहुबली बना और उसके बाद बाहुबली नेता बना और फिर वो विधानसभा में पहुंच गया। ये बात वर्ष 1990 की है, जब उसने बिहार की मोहिशी विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बनने के बाद लोगों में उसका खौफ बहुत बढ़ गया। आज भी अगर आप बिहार में किसी छोटे बच्चे से भी आनंद मोहन सिंह के बारे में पूछेंगे तो छोटे से छोटा बच्चा भी आपको बता देगा, यानी आनंद मोहन सिंह को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिहार में रहता हो और उसे आनंद मोहन सिंह के बारे में पता ना हो या उसे आनंद मोहन सिंह से डर ना लगता हो। और ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय पुलिस भी उससे डरने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे अतीक अहमद से उत्तर प्रदेश की पुलिस डरने लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दौरान पुलिस में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आनंद मोहन के खिलाफ कोई भी मामला, कोई भी एफआईआर दर्ज भी कर पाए। वर्ष 1994 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई जिसने आनंद मोहन सिंह की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस समय आनंद मोहन ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी और कुख्यात अपराधी छोटन शुक्ला भी इस पार्टी का सदस्य था। असल में ये अपराधियों की ही पार्टी रही होगी क्योंकि इसका गठन ही एक इतने बड़े अपराधी ने किया। वर्ष 1994 में जब कुछ लोगों ने छोटन शुक्ला की हत्या कर दी तो पूरे इलाके में यह अफवाह फैल गई कि इस हत्या में पुलिस की मिली भगत शामिल है और आनंद मोहन के गैंग और पार्टी के लोग इस हत्या के लिए गोपालगंज के उस समय के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया को जिम्मेदार मानने लगे। तो सोचिए, आनंद मोहन सिंह का गुस्सा यह था कि उसके साथी छोटन शुक्ला की हत्या पुलिस ने की है और अब वो पुलिस को छोड़ेंगे नहीं और डीएम को नहीं छोड़ेंगे। और छोटन शुक्ला की हत्या के बाद वहां पर दंगे भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और वहां दंगे हुए। इन्हीं दंगों के समय वहां के जो डीएम थे जी कृष्णैया, जो एक आईएएस ऑफिसर थे, एक मीटिंग से गोपालगंज लौट रहे थे और तभी आनंद मोहन सिंह और उसके गैंग के बाकी लोगों ने इस आईएएस ऑफिसर की हत्या करने की साजिश रची
और इन लोगों ने गोपालगंज के जिला अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया, यानी डीएम साहब की गाड़ी पर हमला कर दिया और इसके बाद भीड़ ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर डाली और तब जी कृष्णैया को ऑन ड्यूटी गोली मार दी गई। ये उन्हीं की गाड़ी है जो अभी आप देख रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर जो वहां का डीएम है, उसे ऑन ड्यूटी गोली मार दी जाती है। गाड़ी उनकी इस तरह से पलटी हुई मिली। ये जी कृष्णैया की गाड़ी है, डीएम साहब की गाड़ी है। तो अब आप अंदाजा लगाइए बिहार में उस समय क्या हालात होंगे जब डीएम गोपालगंज भी अपने ही जिले में सुरक्षित नहीं है। डीएम गोपालगंज में ही सुरक्षित नहीं है। गोपालगंज के डीएम की गोपालगंज में ही खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी जाती है। यह तस्वीर उसी समय की है। तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद इस अफसर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे और उन्होंने सबके सामने कहा था कि इस घटना को बिहार कभी भूलेगा नहीं। यानी उस समय लालू यादव बहुत आहत थे। पुरानी तस्वीर एक बार देख लीजिए, फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। देखिए बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, यह आपको याद रहेगा 1994 की यह तस्वीर है। जी कृष्णैया आईएएस अफसर जिनकी हत्या कर दी गई, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। उनके शव को के चारों तरफ तिरंगा है। यह उनकी पत्नी है और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि बिहार इस पूरी घटना को कभी भूलेगा नहीं। 1994 की बहुत पुरानी तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई किसी अपराध की फिल्म आप देख रहे हैं, हिंदी फिल्म में कोई फ्लैशबैक आप देख रहे हैं। उस जमाने में लालू यादव ऐसे दिखते थे। कि बिहार इस हत्या को कभी भूलेगा नहीं। आज लालू यादव खुद इस घटना को भूल चुके हैं और आज आनंद मोहन सिंह का बेटा चेतन आनंद लालू यादव की पार्टी आरजेडी से ही विधायक है। वक्त का पहिया कैसे घूमता है, वक्त का चक्र, समय का चक्र कैसे घूमता चला जाता है, कैसे कुछ ही वर्षों में सब कुछ बदल जाता है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। लोगों ने जो तब बड़े बड़े बयान दिए थे, कैसे वो भूल जाते हैं। ये आज आप यहां देख सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति के लिए सीखने की बात है कि भारत में राजनीति कैसे चलती है। आज आनंद मोहन सिंह का जो बेटा है वो इसी आरजेडी से विधायक है। वर्ष 1994 में जब आनंद मोहन ने एक जिले के सबसे बड़े अधिकारी की ऑन ड्यूटी खुलेआम हत्या की, तब वो राज्य का एक विधायक था। सोचिए, आनंद मोहन सिंह उस समय विधायक था और इस हत्याकांड में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी शामिल थी, जिसे अदालत ने बाद में दोषी माना। और नैतिक रूप से इस घटना के बाद बिहार की सभी पार्टियों को खुद को आनंद मोहन से अलग कर लेना चाहिए था। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? जब पूरा बिहार यह जानता है, अदालतें यह बात मान चुकी हैं कि यह पति और पत्नी इन दोनों ने मिलकर एक आईएएस ऑफिसर की हत्या की है, तो उसके बाद बिहार के जितने भी नेता थे, जितनी भी पार्टियां थी, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो आनंद मोहन सिंह और उसके परिवार से लगातार दोस्ती गांठते रहे। इन पार्टियों ने आनंद मोहन सिंह से कोई दूरी नहीं बनाई। आनंद मोहन सिंह के साथ हाथ पकड़कर ये नेता चलते रहे। इस हत्याकांड के बाद जब आनंद मोहन जेल गया तो उसकी पत्नी लवली आनंद ने राजनीति में आने का फैसला किया। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो 1994 के लोकसभा के उपचुनाव में जीत भी गई। सोचिए, यह हत्या करने के बाद, एक आईएएस ऑफिसर की हत्या करने के बाद लवली आनंद लोकसभा का चुनाव जीत जाती है। और आप सोचिए, लोकसभा, भारत की संसद जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां लवली आनंद आकर बैठती थी एक सांसद के रूप में, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में। आज जो लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, भारत देश खतरे में है, लोकतंत्र तो उसी दिन खतरे में आ गया था, हमारा संविधान तो उसी दिन खतरे में आ गया था जब इस तरह के लोग संसद का चुनाव जीतकर, पहली बात तो उन्हें टिकट मिल जाता है, दूसरी बात इस देश की जनता उन्हें वोट देकर जिता भी देती है, और फिर ये लोग लोकसभा में जाकर बैठते हैं।
सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, लोकतंत्र तो उसी दिन मर जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने एक डीएम की ऑन ड्यूटी हत्या की हो और इस हत्याकांड में जिसकी पत्नी भी शामिल हो, उसे बिहार के लोगों ने लोकसभा का चुनाव जिता दिया और देश की संसद में बैठा दिया। और बाद में लवली आनंद, आप जानते हैं किस पार्टी में शामिल हुई? उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। बाद में लवली आनंद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। आनंद मोहन जब जेल में था तब उसने भी इस हत्याकांड के 2 साल बाद वर्ष 1996 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और उस समय उसे यह लोकसभा का टिकट किसने दिया था? आप जानते हैं, समता पार्टी ने दिया था। ये जो जेडीयू है आज की, ये उस जमाने में समता पार्टी हुआ करती थी, जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर बनाई थी समता पार्टी। समता पार्टी ने आनंद मोहन सिंह को टिकट दिया लोकसभा का और इस तरह नीतीश कुमार के इस एहसान ने आनंद मोहन को एक हत्यारे से एक सांसद बना दिया। और आनंद मोहन पर यह मेहरबानी सिर्फ नीतीश कुमार ने ही नहीं की। वर्ष 1998 में आनंद मोहन ने फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार भी वो चुनाव जीतकर देश की संसद में पहुंच गया। यानी अतीक अहमद की ही तरह आनंद मोहन सिंह भी एक फॉर्मर लॉ मेकर है। अपराधी नहीं कहेंगे लोग, अब इसको कहेंगे ये फॉर्मर लॉ मेकर है, पूर्व सांसद है, सांसद जी हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पर कभी भी किसी ने हमारे देश में, बिहार में कोई आपत्ति नहीं की। संसद के जो बाकी के सदस्य थे उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की कि ये कैसा व्यक्ति हमारे साथ संसद में बैठा हुआ है। अतीक अहमद की तरह आनंद मोहन भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि कानून चाहे उसे अपनी अदालत में कितना भी दोषी करार दे दे, लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियां और बिहार के नेता उसके बाहुबल के लिए उसके सारे पापों को माफ कर देंगे और वो ऐसे ही सांसद और विधायक बनता चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और सही बात यह है कि उसे किसी ने रोका भी नहीं। हमारे देश के जितने नेता हैं, बड़े बड़े नेता, मैंने बता दिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की पार्टी ने तो उन्हें लोकसभा का टिकट ही दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने उसकी पत्नी को शामिल कर लिया। लेकिन इसके बाद वर्ष 2007 में बिहार की एक निचली अदालत ने आनंद मोहन और उसकी पत्नी को गोपालगंज के डीएम की ऑन ड्यूटी हत्या करने के लिए दोषी करार दे दिया और आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई। आगे बढ़ने से पहले इसे आप नोट कर लीजिए, आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई अदालत ने। और तब राजनीतिक पार्टियों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत नहीं किया, बल्कि इन पार्टियों ने आनंद मोहन को एक माफिया से एक मसीहा बना दिया और अपराध की एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की जिसकी उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असल में आनंद मोहन सिंह बिहार के राजपूत समुदाय से आते हैं और बिहार में ऊंची जाति के जो 12% वोट हैं, उनमें 4% वोट राजपूत समुदाय के हैं। और इसीलिए हर पार्टी को यह लगता था, हर नेता को लगता था कि अगर वो आनंद मोहन सिंह के प्रति नरमी दिखाएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, उनका हाथ पकड़कर चलेंगे, उनके लिए आंसू बहाएंगे, उसका साथ देंगे, तो इससे बिहार में उन्हें राजपूत समुदाय के वोट मिल जाएंगे। और नेता को क्या चाहिए? उसे सिर्फ वोट चाहिए। तो जिस कारण अतीक अहमद से नेताओं की दोस्ती होती चली गई उत्तर प्रदेश में, उसी कारण से बिहार में आनंद मोहन सिंह से भी तमाम नेता दोस्ती निभाते चले गए और ऐसा कई बार हो चुका है। अपराध की यह सोशल इंजीनियरिंग तब हुई जब हमारे देश की अदालतें आनंद मोहन को एक हत्यारा मानती हैं। वर्ष 2007 में जब आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा हुई, तब उसने निचली अदालत के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी और पटना हाईकोर्ट ने अगले ही साल 2008 में उसकी सजा को फांसी की सजा से उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। लेकिन आनंद मोहन सिंह इस उम्र कैद की सजा को भी कम करवाना चाहता था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गया अपील लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में उसकी अपील को ठुकरा दिया और कहा कि उसने जो हत्या की है उसके लिए उसे 20 साल तो कम से कम जेल में रहना ही पड़ेगा। अब आनंद मोहन सिंह के लिए यहां सभी कानूनी दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 20 साल सजा इसकी बरकरार रहेगी। लेकिन इस दौरान अब कौन बचा सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी मान लिया, तो इस देश में कौन बचा सकता है ऐसे अपराधी को? एक दरवाजा है और वो दरवाजा है नेताओं का दरवाजा, मुख्यमंत्री का दरवाजा। और इसी दौरान नीतीश कुमार एक बार फिर से उसकी मदद के लिए सामने आ गए और जिस तरह उन्होंने आनंद मोहन को एक हत्यारे से
एक जमाने में सांसद बना दिया था, ठीक उसी तरह उन्होंने इस बार उसकी सजा को 20 साल से घटाकर 14 साल कर दिया और ये एक तरह का नैतिक भ्रष्टाचार माना जाएगा। अब देखिए कि ये नीतीश कुमार ने आनंद मोहन सिंह की मदद कैसे की और कैसे उनके साथ अपनी दोस्ती निभाई। असल में हर राज्य में कानूनी सजा को लेकर एक जेल मैनुअल होता है जिसमें सजा से जुड़े तमाम प्रावधान और नियमों का उल्लेख होता है और इसी तरह से बिहार में भी एक जेल मैनुअल है जिसे बिहार पुलिस जेल मैनुअल्स कहते हैं। इसके रूल नंबर 481 के पहले भाग के पहले खंड में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अफसर की ऑन ड्यूटी हत्या करता है तो उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा के दौरान 20 साल से पहले जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। यानी अगर उसकी सजा को कम भी करना है, रिहा भी करना है, तो 20 साल से पहले रिहा नहीं हो सकता। मिनिमम जो उसका जो समय अवधि है वो 20 साल है। यानी ऐसे अपराधी की प्री मैच्योर रिलीज पर तभी विचार होगा जब वो 20 साल की सजा पूरी कर चुका होगा। विचार भी तब होगा जब 20 साल की सजा पूरी हो जाएगी। और आनंद मोहन सिंह ने अभी तक 16 साल जेल की सजा पूरी कर ली है और इस नाते से वो अभी जेल से रिहा नहीं हो सकता था। उसे कम से कम 4 साल और जेल में रहना था और तब उसके ऊपर विचार होता। हमारे नजरिए से तो विचार करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को कभी जेल से बाहर छोड़ना ही नहीं चाहिए। आजीवन कारावास का मतलब है आजीवन कारावास। लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को बिहार के गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें जेल मैनुअल के इसी रूल नंबर 481 को बदल दिया गया और इस नियम से उस क्लॉज को हटा दिया गया जिसमें लिखा था कि अगर किसी अपराधी ने किसी सरकारी अफसर की ऑन ड्यूटी हत्या की है तो उसकी प्रीमेच्योर रिलीज पर तब तक विचार नहीं हो सकता जब तक वो जेल में उम्र कैद की सजा के 20 साल पूरे नहीं कर लेता। यानी ये जो क्लॉज था इस नियम को ही हटा दिया। नियम को इसलिए हटाया क्योंकि इस नियम के तहत ही आनंद मोहन सिंह जेल में रहता और जब नियम ही हट गया तो वो जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन बिहार के गृह मंत्रालय ने इस नियम को खत्म कर दिया और आपको पता है कि बिहार के किस गृह मंत्री ने ऐसा किया है? बिहार के गृह मंत्री का नाम है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य का जो गृह मंत्रालय है वो भी उन्हीं के पास है। यानी वो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं और उन्होंने ही इस नियम को हटाकर आनंद मोहन की सजा को माफ करा दिया। और यहां बात सिर्फ आनंद मोहन सिंह की नहीं है। आनंद मोहन के साथ 26 दूसरे कैदी और बड़े अपराधी अपनी सजा पूरी किए बिना ही जेल से छूट जाएंगे इस नियम की वजह से, जिन्हें, और ये वो अपराधी हैं जिन्हें हत्या के गंभीर अपराधों में सजा दी गई है। और इनमें 7 अपराधी तो ऐसे हैं जिन्हें लेकर बिहार की सरकार खुद ऐसा मानती है कि अगर ये अपराधी जेल से बाहर आए तो ये कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, यानी दोबारा से लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्या ये करेंगे। इसीलिए सरकार ने इन सभी 7 कैदियों को जेल से रिहा होने के 2 साल तक हर महीने स्थानीय थानों में अपनी उपस्थिति यानी हाजिरी लगाने के लिए कहा है। मैं आपको कुछ पढ़कर बता देता हूं, देखिए ये नोटिफिकेशन मेरे पास है और इसमें वो लिखते हैं, राज्य दंडादेश परिहार पार्षद की दिनांक 20/4/2023 को आयोजित बैठक में 14 वर्षों का वास्तविक संसीमन अवधि गुजारने वाले आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों को मुक्त किए जाने की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे बंदियों को मुक्त करने का निम्नवत निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित बंदी जो राज्य के विभिन्न कारागारों में संसीमित हैं तथा 14 वर्षों का जिन्होंने सजा भुगत ली है, अब उन्हें मुक्त किया जाता है। और साथ में मेरे पास वो पूरी लिस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, मैं भी आज वो लेकर आया हूं। और ये कुल मिलाकर 27 लोग हैं जिन्हें रिहा किया जा रहा है इस नियम के तहत। और इस 27 में एक आनंद मोहन सिंह है, यानी आनंद मोहन सिंह को रिहा करने के चक्कर में 26 और खतरनाक अपराधियों को रिहा करना पड़ रहा है। और इनमें से 7 तो ऐसे हैं जिन पर सरकार खुद कह रही है कि इन्हें, देखिए जैसे पप्पू सिंह उर्फ
राजीव रंजन सिंह बंदी 2 वर्ष तक प्रत्येक माह स्थानीय थाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अशोक यादव एक और अपराधी हैं, बंदी 2 वर्ष तक प्रत्येक माह स्थानीय थाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सबके सामने यह लिखा हुआ है। यानी इतने खतरनाक अपराधी हैं कि इनसे अब भी रिहा करने के बाद भी कहा जा रहा है कि थाने में 2 साल तक हर महीने अपनी हाजिरी देनी है। नीतीश कुमार ने जिस कानून को बदला उसकी वजह से अब आनंद मोहन इसी महीने 27 अप्रैल को हमेशा के लिए जेल से रिहा हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि वो अब भी पेरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है, क्योंकि उसके बेटे चेतन आनंद की कल ही सगाई थी। वही चेतन आनंद जो लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक हैं, जिनकी सरकार में आनंद मोहन सिंह ने गोपालगंज के डीएम की वर्ष 1994 में हत्या की थी। तब आरजेडी की ही सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब आज इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें कल की हैं, 24 अप्रैल की तस्वीर है। 24 अप्रैल को आनंद मोहन के विधायक बेटे की सगाई थी और इस सगाई में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लखनऊ से पटना पहुंचते ही सबसे पहले हवाई अड्डे से सीधे उनकी सगाई के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे। और आप आनंद मोहन की तस्वीरें नीतीश कुमार के साथ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के साथ। और यहां बात सिर्फ इन पार्टियों की ही नहीं है, बीजेपी के नेता सुशील मोदी भी कल आनंद मोहन के बेटे की सगाई में शामिल होने के लिए गए थे और उनसे बड़े प्यार से गले मिलकर उन्होंने तस्वीर खिंचाई थी। वो तस्वीर भी अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें सुशील मोदी आपको गले मिलते हुए नजर आएंगे आनंद मोहन सिंह के। अब आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, आपको और बड़े पर्दे पर यह दिखाते हैं हम। सगाई का मौका है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देखिए सुशील मोदी साहब आनंद मोहन सिंह के साथ गले लगते हुए। सोचिए अगर राजनीतिक पार्टियां एक आईएएस ऑफिसर की ऑन ड्यूटी हत्या करने वाले एक अपराधी को, एक माफिया को गले लगा रहे हैं उनके नेता खुलेआम, तो इसका क्या मतलब है? उस राज्य की जनता और इस देश की जनता इसका क्या मतलब निकालेगी? इसका मतलब यह है कि ये पार्टियां वोट के लिए अपराध की सोशल इंजीनियरिंग को बुरा नहीं मानती। इससे पहले आपने राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग देखी होगी कि कैसे 2 जातियों को मिलाकर वोट बैंक बढ़ाया जाता है, वोट बैंक को उसका विस्तार किया जाता है। लेकिन अगर अपराधी किसी एक खास धर्म का होता है, अपराधी किसी एक खास जाति का होता है और ऐसा लगता है नेताओं को कि इस अपराधी का अपनी जाति या धर्म के वोटर्स पर काफी होल्ड है, ये मदद कर सकता है चुनाव में, तो फिर नेता उसके साथ गले लगने को बुरा नहीं मानते और उससे दोस्ती निभा लेते हैं। ये आज आपने देख लिया, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इसी साल जनवरी के महीने में यह कहा था कि वो आनंद मोहन के लिए नियम को बदल देंगे। यानी आज इतने बड़े बड़े अपराधियों के लिए सरकारें नियम तक बदलने को तैयार हो रही हैं। अब हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो कहते हैं संविधान खतरे में है, जो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, जो कहते हैं अदालतों को बंद कर देना चाहिए, पुलिस थानों में ताला लगा देना चाहिए, आज उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस मामले पर वो क्या कहेंगे। तो कुछ पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जानते ही नहीं हो। ये चुप बैठो, शांत रहो, शांत रहो, बैठे रहो। सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं चिंता मत करिए जी, हम लगे हुए हैं। किस चीज में लगे हुए हैं? कि हम आनंद मोहन की सजा कम कराने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें इसीलिए तो चुनकर भेजा है कि वो आनंद मोहन सिंह जैसे बड़े अपराधियों की सजा कम करवाएं, उनके मदद करें, उनके बच्चों को विधायक बनवाएं। इसीलिए तो उन्हें जनता ने यहां बैठाया है। आज बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के लिए पूरा की पूरा कानून ही बदल दिया, लेकिन क्या उन्होंने इस दौरान एक बार भी ये सोचा
कि इससे बिहार में मौजूद सरकारी अफसरों की सुरक्षा का अब क्या होगा। और आज हमारा सवाल देश के लोगों से भी है, आप सबसे भी है कि आखिर ये पार्टियां ऐसा कैसे सोच लेती हैं कि अगर वो किसी हत्यारे को छोड़ देंगी तो उस हत्यारे की जाति के लोग या उस हत्यारे के धर्म के लोग उस पार्टी को वोट दे देंगे। ये गलतफहमी हमारे देश के नेताओं को कैसे हुई। जिस तरह से जेल मैनुअल में संशोधन करके जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज था, जिनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, वैसे लोगों को रिहा किया गया और केवल इसलिए रिहा किया गया है ताकि कल लोकसभा के चुनाव में उनकी सेवा ली जा सके, उनकी मदद ली जा सके और चुनाव जीता जा सके। तो नीतीश जी, इस स्तर पर मत उतरिए। एक समय में आपकी छवि थी अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाली छवि थी, और आज आपने अपराधियों से समझौता कर लिया है। सम्मत रिहाई की गई, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। सारे लोग भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम दलित कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी से भी उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग राजपूत कम्युनिटी। वो आनंद मोहन राजपूत कम्युनिटी है बोल के वो लोग उसको मदद नहीं देना चाहिए। अब आप सोचिए, अभी आपने टी उमा देवी को देखा जो कि जी कृष्णैया की पत्नी है। वही जी कृष्णैया, वही आईएएस अफसर जिनकी 1994 में आनंद मोहन सिंह ने हत्या कर दी थी। आज जी कृष्णैया के परिवार पर क्या बीत रही होगी, उनकी पत्नी पर क्या बीत रही होगी, और क्या आप इसे न्याय कहेंगे। अब आप देखिए, हमारी पूरी न्याय प्रणाली, हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारा पूरा संविधान कहने को तो बिल्कुल अपना सही काम कर रहा है। हमारा संविधान कैसा है, हमारा लोकतंत्र कैसा है। आनंद मोहन सिंह चुनाव भी लड़ते हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ती हैं, उनका बेटा भी चुनाव लड़ता है, सब जीत जाते हैं। कोई सांसद बना हुआ है, कोई विधायक बना हुआ है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। अब देखिए, जो कुछ हो रहा है सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। अनैतिक जरूर है, असंवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। क्योंकि गैर कानूनी कैसे होगा जब आप कानून को ही बदल देंगे, तो गैर कानूनी कैसे होगा जब कानून को अपनी जेब में रख लेंगे, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। क्योंकि सरकार को यह अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है किसी भी कानून में, तो उसने वो कानून में संशोधन कर दिया किसी को मदद करने के लिए। तो अगर यही सब होना है और यही सब करना है, तो फिर आप इसे न्याय कहेंगे। अदालत भी कुछ नहीं कर पाएगी, अदालत ने छोड़ दिया उनको। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, संविधान भी कुछ नहीं कर पाएगा, नियम कानून भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हो रहा है, सब कुछ संवैधानिक व्यवस्था के तहत हो रहा है, सब कुछ न्यायिक प्रणाली के तहत हो रहा है। इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ गलत हो रहा है। तो क्या आप इसे न्याय कहेंगे? क्या यही न्याय है उस परिवार के साथ? यही न्याय है जितने और आईएएस अफसर इस समय देश में काम कर रहे हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। बिहार में जो आईएएस अफसर होंगे, आईपीएस अफसर होंगे, या जो और बड़े सरकारी अफसर होंगे, आज उन पर क्या बीत रही होगी? उन्हें कैसा लगेगा? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर अगली बार किसी बाहुबली ने उनकी हत्या कर दी तो उस बाहुबली का हाथ एक बार भी हत्या करते समय कांपेगा नहीं? क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए नियम बदल दिए जाएंगे और कुछ दिनों के बाद वो जेल से छूट जाएगा। और यही सारे नेता जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही सारे नेता जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, नीतीश कुमार अपनी कितनी साफ सुथरी छवि लोगों के सामने पेश करते हैं, आज उन्होंने ही ये नियम बदल दिया। इसलिए आज हम आप सबके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, और ये अब आपके ऊपर है, देश के लोगों के ऊपर है, कि आनंद मोहन सिंह को जो ये रियायत दी गई है, ये वापस होनी चाहिए। कानून में जो बदलाव किया गया है, ये वापस होना चाहिए। आनंद मोहन सिंह की जो असली जगह है वो जेल में है, उसकी जगह बाहर नहीं है। इसके बाद वो बाहर आएगा, उसके बाद फिर से राजनीति में आएगा, और हो सकता है आपका फिर से कोई प्रतिनिधि बन जाए, या आगे आप जानते हैं और क्या हो सकता है जब उसका बेटा खुद ही विधायक है। तो अब आप समझ गए होंगे, आरजेडी से उसका बेटा विधायक है, आरजेडी इस समय सरकार में शामिल है, नीतीश कुमार और आरजेडी का, लालू यादव का गठबंधन है, और जैसे ही आरजेडी सत्ता में आई वैसे ही आनंद मोहन सिंह को ये डिस्काउंट मिल गया। इसलिए हम आज, मीडिया की जिम्मेदारी है, आप सबके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आनंद मोहन सिंह को जो रियायत दी गई है, ये जो डिस्काउंट दिया गया है, ये वापस होना चाहिए और उसकी जेल में वापसी होनी चाहिए।
अब हम आपको सूडान में चल रहे ऑपरेशन कावेरी के बारे में बताएंगे। आजकल आप चारों तरफ सुन रहे होंगे, जिस पर हमारे देश में भी बहुत राजनीति हो रही है। ये तस्वीरें जो अभी आप देखेंगे, ये पूर्वी सूडान में स्थित उस बंदरगाह की हैं जिसे पोर्ट सूडान कहते हैं। और आज ही इस पोर्ट पर सूडान में फंसे 3000 भारतीयों में से 500 भारतीय वहां पहुंच चुके हैं। और भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय नौसेना का समुद्री जहाज, जिसका नाम है INS सुमेधा, वो 278 भारतीयों के साथ पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जेद्दा के लिए रवाना हो चुका है, जहां अभी भारतीय वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट तैनात खड़े हुए हैं। यानी सूडान में फंसे भारतीयों को पहले समुद्र के रास्ते सऊदी अरब के जेद्दा शहर लाया जाएगा और फिर उन्हें जेद्दा से हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। और ऐसा भारत सरकार को इसलिए करना पड़ा क्योंकि सूडान ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया है। यानी इसकी वजह से वहां फंसे भारतीयों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सूडान में अभी कोई भी हवाई जहाज प्रवेश नहीं कर सकता, ना वहां लैंड कर सकता है, ना वहां से टेक ऑफ कर सकता है। इसलिए इन लोगों को पहले समुद्र के रास्ते से जेद्दा लाया जाएगा और फिर जेद्दा से एक विशेष विमान से इन्हें यहां लाया जाएगा। हालांकि इन तस्वीरों में आप उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें भारत सरकार सूडान से सुरक्षित बाहर निकाल लाई है और बाकी लोगों को भी रेस्क्यू करने की कोशिश इस समय जारी है। भारत सरकार ने अपने मौजूदा ऑपरेशन को एक नाम दिया है और वो है ऑपरेशन कावेरी। और इस पर भी बड़ी राजनीति हो रही है। विपक्ष का कहना है कि भारत सरकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वैसी ही राजनीति कर रही है जैसी उसने यूक्रेन के संकट के दौरान की थी। तो अब आप सोचिए, असल में पिछले साल जब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया था। और यह इसलिए महत्वपूर्ण थी बात क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और गंगा नदी को उत्तर प्रदेश में मां गंगा के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए शायद ऐसा आरोप है कि इसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा। इसी तरह सूडान के ऑपरेशन को ऑपरेशन कावेरी का नाम ऐसे समय में दिया गया है जब कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और कर्नाटक में भी कावेरी नदी को मां कावेरी के स्वरूप में पूजा जाता है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में है और इस नदी को कावेरी अम्मा भी कहते हैं। और कर्नाटक के लोग इसी नदी को अपनी मां की तरह मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह नदी कर्नाटक के 11 संसदीय क्षेत्रों से होते हुए बहती है। यानी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेशन कावेरी का नाम देने से राज्य के चुनावों पर प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। हालांकि सरकार ने इस ऑपरेशन को कावेरी नाम सिर्फ चुनावों की वजह से नहीं दिया है। कावेरी नदी को लेकर कहा जाता है कि यह नदी कई रुकावटों को पार करते हुए अपने निर्धारित स्थान पर पहुंची है और यह ठीक वैसा ही है जैसे एक मां अपने बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उसके साथ रहती है। और भारत सरकार का कहना है कि वो कावेरी नदी के इसी स्वभाव से प्रेरणा लेकर सूडान में फंसे अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि विपक्ष जो है कुछ दूसरे ही आरोप लगा रहा है। भारत सरकार ने पिछले साल यूक्रेन में फंसे अपने 20,000 लोगों को भी वहां से सुरक्षित निकाला था और इसी तरह अफगानिस्तान संकट के दौरान और कोविड के समय में भी विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को हम सुरक्षित लेकर आए थे। और वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत यमन में फंसे लगभग 5,500 लोगों को भी हम सुरक्षित लेकर आए थे। अब यही प्रयास सूडान में चल रहा है, लेकिन हमारे देश में इस पर भी बड़ी राजनीति हो रही है। यानी आपको याद होगा जब ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ था तब भी उस पर राजनीति हुई थी। चाहे यूक्रेन की आप बात कर लीजिए, चाहे कोई और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर लीजिए, हमारे देश में इन सब चीजों पर भी राजनीति होती है। अब आपको यह बताते हैं कि सूडान इस समय हिंसा की आग में क्यों जल रहा है और भारत के लोगों को वहां से भागना क्यों पड़ रहा है। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जिसकी कुल आबादी है लगभग 4.5 करोड़ और सूडान की सीमाएं कुल 7 देशों से मिलती हैं जिनमें इजिप्ट, लीबिया, चाड और साउथ सूडान जैसे देश प्रमुख हैं। इनमें भी साउथ सूडान वर्ष 2011 में ही सूडान से अलग होकर एक नया देश बना था और इसके बाद सूडान के लोगों को यह उम्मीद थी कि अब उनके देश में शांति हो जाएगी, लेकिन फिर वहां कभी कोई हिंसक संघर्ष नहीं होगा, गृह युद्ध नहीं होगा, यह उम्मीद थी।
लेकिन सच यह है कि साउथ सूडान के अलग होने के बाद भी वहां की सत्ता पर नियंत्रण के लिए सूडान बार बार जलता रहा और इस बार भी वहां कुछ नया नहीं हो रहा है। इस बार सूडान के हिंसक संघर्ष के पीछे वहां की सेना और वहां का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ कहते हैं। यानी एक तरफ एक सेना है और दूसरी तरफ वहां का एक सैन्य दल है। आरएसएफ के प्रमुख लीडर हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जबकि सूडान की सेना के प्रमुख लीडर हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान। और ये वो दो जनरल्स हैं जिनकी वजह से इस समय सूडान जल रहा है। इन दो जनरल्स की आपस में टक्कर हो रही है। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, जिस सेना और अर्धसैनिक बल को सूडान के हितों की रक्षा करनी थी और सूडान को दुश्मनों से बचाना था, वही सेना और वहां का अर्धसैनिक बल आपस में देश की सत्ता पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में खून बह रहा है सूडान के आम लोगों का। इस युद्ध में एक तरफ सूडान की सेना के लगभग 2 लाख सैनिक हैं, जबकि दूसरी तरफ आरएसएफ के 1 लाख सैनिक हैं और यह युद्ध हर दिन के साथ लगातार खतरनाक होता जा रहा है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूडान में अभी जिस मौजूदा सरकार का शासन है वो सरकार यही दोनों जनरल्स चला रहे थे जो अब आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। इनमें सेना प्रमुख इस सरकार में राष्ट्रपति थे, जबकि आरएसएफ के प्रमुख लीडर इस सरकार में उपराष्ट्रपति थे। और इसीलिए यहां आपके मन में सवाल जरूर होगा कि ये दोनों जनरल्स ही जब मिलकर सरकार चला रहे थे तो फिर इस हिंसक संघर्ष की नौबत कैसे आई। इसका कारण है सत्ता का लालच और देश के संसाधनों पर कब्जे का लालच। असल में सूडान में जब वर्ष 2019 में सेना ने तख्ता पलट किया तब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने ये दोनों जनरल दोस्त हुआ करते थे। तो सोचिए 2019 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया, सरकार सेना चलाने लगी, तब ये दोनों पक्के दोस्त थे और उस समय इन दोनों जनरल्स ने मिलकर एक नागरिक सरकार का गठन किया जिसमें सत्ता इन्हीं दोनों के पास थी। एक जनरल राष्ट्रपति बन गया, दूसरा जनरल उपराष्ट्रपति बन गया, दोनों दोस्त। 2021 में जब ये नागरिक सरकार भंग हुई, यानी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, ये जब भंग हुई और पूरी तरह से सेना का शासन आ गया, तब भी देश की सत्ता का नियंत्रण इन्हीं दोनों के पास था। लेकिन इस दौरान इन पर यह जिम्मेदारी भी थी कि इन्हें एक स्वतंत्र नागरिक सरकार का गठन करना है जो लोगों द्वारा चुनी गई हो। लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना होगा। अब सूडान के सेना प्रमुख चाहते थे कि अगले 2 साल में ही वहां नागरिक शासन की बहाली हो जाए और आरएसएफ का सेना में विलय कर दिया जाए। लेकिन आरएसएफ के प्रमुख लीडर को यह डर था कि अगर उनके अर्धसैनिक बल को सेना में मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, तो वो अपनी शक्ति और सारा पैसा खो देंगे। इसलिए उन्होंने विलय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक सिविलियन गवर्नमेंट की बहाली को भी 10 साल के लिए टालने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा ही चलने दीजिए, 10 साल के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार लाएंगे। लेकिन सूडान के सेना प्रमुख जब इसके लिए तैयार नहीं हुए तो आरएसएफ ने विद्रोह कर दिया और सेना और वहां के अर्धसैनिक बल के बीच कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि इस लड़ाई का मकसद सिर्फ सत्ता पर नियंत्रण का नहीं है, बल्कि लड़ाई सोने के उन विशाल भंडारों के लिए लड़ी जा रही है जो अब तक आरएसएफ के कब्जे में रहे हैं। वहां सोना बहुत है। सूडान में आज भले ही करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, भूखमरी है, बहुत गरीब देश है ये। लेकिन सूडान का कड़वा सच ये है कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में ही है और सूडान के पास इतना सोना है कि उसके नागरिकों का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इसके बावजूद सूडान के लाखों करोड़ों लोग आज भूखे मर रहे हैं क्योंकि ये सोने के भंडार या तो वहां की सेना के कब्जे में है और या फिर आरएसएफ के कब्जे में है। और इस सोने के निर्यात से सूडान को जो पैसा मिलता है वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो उस पैसे को खा जाते हैं और वहां की जनता को इस पैसे से कुछ नहीं मिलता। यानी जो सोना सूडान की किस्मत बदल सकता था वही सोना सूडान के लोगों की जान का प्यासा बन गया है और इस जंग में हर देश अपना फायदा देख रहा है। इन देशों में यूएई भी शामिल है जिसने सूडान के अर्धसैनिक बल आरएसएफ को बहुत पैसा दिया है, आर्थिक मदद दी है और उसे इतना विशाल बना दिया कि आरएसएफ उसके लिए यमन में युद्ध लड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेज चुका है। और अब जब यह हिंसक संघर्ष वहां चल रहा है तो आरएसएफ को यूएई से बहुत उम्मीद है। तो यूएई जो है वो आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है इस लालच में कि एक दिन आरएसएफ का कंट्रोल आ जाएगा और सारे सोने पर यूएई कब्जा कर लेगा, जबकि इजिप्ट जैसे देश
सूडान की सेना के करीबी माने जाते हैं और ये देश इस युद्ध में सेना को समर्थन दे रहे हैं। यानी दुनिया के तमाम देश इस युद्ध पर दुख तो जता रहे हैं, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल भी इन्हीं देशों के पास है। और इस पूरे घटनाक्रम से एक सीख ये मिलती है कि सिर्फ संसाधनों से कुछ नहीं होता। आज पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान के पास है, लेकिन फिर भी सूडान के लोग या तो गोलियों से मर रहे हैं या फिर भूख से मर रहे हैं। और यह तब होता है जब किसी देश में भ्रष्ट नेताओं का शासन आ जाता है। जब शासन करने वाले लोग खुद भ्रष्ट होते हैं और लालची होते हैं, तब किसी देश की क्या हालत हो जाती है, आप अपनी आंखों से देखिए। अब हम आपको देश की पहली वाटर मेट्रो के बारे में बताएंगे, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि शहर में किया है। हमारे देश में जब मेट्रो की बात होती है तो आपके जहन में सिर्फ एक ट्रेन की तस्वीर आती होगी, लेकिन मेट्रो का मतलब सिर्फ किसी एक ट्रेन से नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में जिस वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है, वो मेट्रो असल में एक बोट जैसी है और वो पानी पर चलती है और ये मेट्रो रेल नेटवर्क को भी जोड़ती है। कोच्चि वाटर मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को आप आधुनिक फेरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, जो लोगों को पानी में मेट्रो सर्विस जैसा शानदार अनुभव देता है। केरल का कोच्चि शहर समुद्र के तट पर स्थित है और इसके कई इलाके ऐसे हैं जहां आसपास जो बहुत एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन पानी की वजह से वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, लंबा समय लग जाता है। इसलिए अब ये वाटर मेट्रो सर्विस कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को आपस में जोड़ देगी और इसके लिए 78 इलेक्ट्रिक बोट्स और 38 टर्मिनल्स तैयार किए गए हैं, जिनकी मदद से 15 अलग अलग रूट्स को जोड़ा जाएगा और इन रूट्स पर यह वाटर मेट्रो चलेगी, जिससे लोगों का सफर आसान होगा और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उनका समय भी बचेगा। इसके अलावा इसकी टिकट की कीमत बहुत कम रखी गई है। आपको हम मेट्रो की तस्वीर दिखाते हैं, अब आप देखिएगा मेट्रो कैसे चलेगी। अगर आप इस वाटर मेट्रो में सफर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कम से कम 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए का टिकट खरीदना होगा। यह टिकट ऑनलाइन मिल सकते हैं और वीकली और मंथली पासेस की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा इससे शहर का प्रदूषण कम होगा, लोगों को आधुनिक तकनीक से बनी इन एयर कंडीशनड वाटर मेट्रोज में चलने का बेहतरीन अनुभव होगा और इसमें एक समय करीब 34,000 यात्री हर दिन सफर कर पाएंगे अभी। और जब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसमें एक दिन में करीब 1 से 1.5 लाख यात्री हर दिन सफर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोच्चि में वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखी। आज उन्होंने बहुत सारे बच्चों से भी मुलाकात की। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं, भारत की राजनीति की खूबसूरती आपको दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेम में हैं, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन वो फ्रेम में हैं जो कि कम्युनिस्ट नेता हैं, वहां के जो सांसद हैं शशि थरूर वो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हुए हैं, वहां के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान वो भी प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हुए हैं। तो देखिए अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग, विचारधाराओं के लोग, वो सब एक साथ भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों को कुछ पेश कर रहे हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री पीछे खड़े हैं, उससे पीछे शशि थरूर खड़े हुए हैं। तो ये भी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है
और सफल लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और असफल लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं।